section 4 of POSH Act, that is Constitution of Internal Complaint Committee. बेसिकली ये सेक्शन बहुत बड़ा है, तो आप इसको ऐसे ही बाइफिकेट करके पढ़ो जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग. तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली बताता है कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अपने वर्क प्लेस पर वो एक कमिटी स्टैब्लिश करे, ऑर्डर इन राइटिंग, दैट हैज टू बी नेम्ड एज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. और अगर उसका जो ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है, डिविजनल या सब डिविजनल लेवल पर है, तो इंटरनल कमिटी हर उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या ऑफिस में एस्टैब्लिश होगी. दिस इज योर पार्ट 1. पार्ट 2 बताता है कि इंटरनल कमिटी में कितने मेंबर्स होंगे. तो पहला तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जो शैल मतलब वुमेन ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी जो एक सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस पर हो. अगर जिस ऑफिस में है या जिस लेवल पर वो है वहां पर सीनियर लेवल पे वुमेन नहीं है तो आप दूसरे किसी लेवल से ले लोगे. The presiding officer shall nominate from other offices or administrative unit of the workplace in case a senior level women employee is not available. लेकिन अगर वर्क प्लेस पे कोई सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय है ही नहीं तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट होगा फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट से. सो दिस इज अ रूल कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, वुमेन ही होएगी. अब दूसरा है कि 2 नॉट लेस देन 2 मेंबर्स एम्प्लॉयज में. नाउ 2 मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि वुमेन ही होनी चाहिए, तो वुमेन भी हो सकते, मेन भी हो सकते, बट वही हो सकते जिन्होंने कॉज ऑफ वुमेन या उनका एक्सपीरियंस है सोशल वर्क में या उनके लीगल नॉलेज है. तीसरा, 1 member from among non-governmental organization, again a person who is committed to the cause of women or is a person familiar with the issue relating to sexual harassment. Now this is a rule कि जो at least 1/2 of the total members nominated shall be women. For instance, अगर 4 लोग हैं तो 2 तो उसमें एटलीस्ट women होनी ही चाहिए. तो पार्ट 1 में आपने क्या समझा? पार्ट 1 में समझा कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसको एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना है. पार्ट 2 में आपने समझा कि इंटरनल कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए. एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो विमेन होनी चाहिए, 2 लोग ऐसे जो कॉज ऑफ द विमेन के लिए या फिर कोई लीगल नॉलेज रखते हो या उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है कोई सोशल वर्क. तीसरा आपने समझा कि एक मेंबर होगा अमंग द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो मेंबर है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी जो फीस या अलाउंसेस होंगी जब ये प्रोसीडिंग कर रहा होगा फॉर इंटरनल कमिटी, तो ये एम्प्लॉयर उसकी फीस प्रिस्क्राइब करेगा. Now, the fourth point, the third point is कि जो presiding officer and every member of the internal committee क्या कहते हैं, कब तक उनका tenure या duration रहेगा, वो है not exceeding 3 years. कब से? From the date of their nomination. Now, the fourth part that is very important, इसके अंदर मतलब I am saying this part wise, it is not part wise, it is subsection wise. So subsection 5 basically बहुत important है. वो ये आपको बताता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी को कब रिमूव कर सकते हैं. 4 ग्राउंड्स दे रखे हैं. ये 4 ग्राउंड्स आपको पता होने चाहिए. पहला, अगर वो कॉन्ट्रवीन करे द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16. सेक्शन 16 बेसिकली ये बताता है कि अगर आप कंप्लेंट या कमिटी में हुई कोई डिस्कशन, कोई चीज अगर आप बाहर बताते हो. फिर पार्ट बी बताते हैं कि आप कोई कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और पेंडिंग चल रहा है आपके अगेंस्ट, या फाउंड गिल्टी इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, या हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस prejudicial to the public interest. So these are the 4 grounds. अगर इसमें से कोई भी ग्राउंड होता है तो वो रिमूव कर दिया जाएगा कमिटी से. सो आई होप आपने समझा कि अगर आपको कभी भी कोई सेक्शन इतना बड़ा हो तो आपको ऐसे ही उसको बाइफिकेट करके ही पढ़ना चाहिए. इससे क्या होगा कि वो सेक्शन से आप खुद ही अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हो कि ओके इस सेक्शन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. अब आपने भी फिगर आउट कर लिया कि 2 क्वेश्चंस कैन कम. द फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के बारे में बता दो, या फिर व्हाट आर द ग्राउंड्स कि हम इनको रिमूव कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.